की प्रस्तुति योग व स्वास्थ्य स्वामी पेज व यूट्यूब चैनल पर हर शुक्रवार शाम योगाचार्य हेमंत कुमार आर्य के साथ स्पॉन्सर्ड बाय प्योर लिफ्ट गेट वेल हॉस्पिटल के पास वैशाली नगर अजमेर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी दर्शकों, जो स्वामी न्यूज के दर्शक, आप सबका इस स्वामी न्यूज की विशेष सीरीज में, स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। योग व स्वास्थ्य, मस्तिष्क के रोगों के लिए योग। आज इस विशेष सत्र में हम जानेंगे मस्तिष्क के कितने सारे जो मुख्य रोग, बहुत सारे लोग उनसे ग्रस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। बहुत सारे उनके परिणाम भी बड़े खराब निकलते हैं। यदि उनको ठीक ना किया जाए समय पर तो बहुत परेशानी हो जाती है। व्यक्ति के जिसको कहते हैं प्राणों का भी संकट उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए उनको समय रहते हम यौगिक प्रयासों से, घरेलू प्रयासों से और नेचुरल जिसको हम कहते हैं एफर्ट्स से ठीक कर सकते हैं। नेचुरल एफर्ट्स के द्वारा, विदाउट एनी जिसको हम हार्म कहते हैं, बिना किसी हानि के, बिना किसी नुकसान के यदि हम ठीक करें, बिना किसी खतरे के यदि ठीक करें तो कैसे करें। तो उसके लिए योग, यहाँ पर ये हमने शब्द तो लिखा है योग, एक यहाँ शब्द लिखा है योग। तो योग का मतलब क्या होगा? योग का मतलब होता है उपाय। हम यहाँ उपाय की बात कर रहे हैं। उपाय कौन कौन से होंगे? हमारे मस्तिष्क के जितने डिसऑर्डर्स हैं, मस्तिष्क की जितनी समस्याएं हैं, मस्तिष्क के जितने परेशानियां हैं, उसको ठीक करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। आज उन सामान्य रूप से मोटी मोटी बातों पर और विशेष रूप से कुछ कुछ बातों पर हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शकों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। खूब सारे हमारे दर्शक यहाँ ऑनलाइन दिख रहे हैं और सभी अब यहाँ से हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं कि मस्तिष्क के रोग कौन कौन से। मानसिक रोगों पर भी हमने पिछले कुछ समय पहले चर्चा की थी, लेकिन अब मानसिक रोगों पर चर्चा करने से के बाद का जो क्रम है वो है मस्तिष्क के रोगों के लिए। क्योंकि एक तो मनस तत्व होता है, हमारे पास मन होता है, और एक होती है बुद्धि तत्व। इस बुद्धि तत्व के बिगड़ जाने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसको शास्त्र में कहा प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानाम मूलम, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानाम कारणम। और अंग्रेजी भाषा के विद्वानों ने, अर्थात यहाँ मेडिकल साइंस के, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पश्चिम के लोगों, पाश्चात्य लोगों ने भी यही कहा, जिसको आज के डॉक्टर कहते हैं, कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। स्ट्रेस यानी कि तनाव का उत्पन्न होना समस्त रोगों को अपने शरीर में आमंत्रण करने के बराबर है। धीरे धीरे जब स्ट्रेस हमारे मस्तिष्क में आ जाता है तो फिर क्या होता है? बोले बहुत सारे रोग आ जाते हैं। उसके बिगड़ते ही, बुद्धि के बिगड़ते ही, मन के बिगड़ते ही कब्ज आ जाता है, पेट, फिर पेट के रोग आएंगे तो बहुत सारे रोग आ जाएंगे। मस्तिष्क के रोग भी बहुत सारे होते हैं। मस्तिष्क के रोगों में मुख्य रूप से जिसको अपन कहते हैं ओसीडी। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इसका मतलब क्या होता है? मस्तिष्क का एक असंतुलन है, एक कमी है हमारे मस्तिष्क की। वो क्या होती है थोड़ा सा जान लेते, फिर इसके उपायों के बारे में भी बात करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये मस्तिष्क की एक बीमारी ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या हैं, हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। ताला लगा रहे हैं और ताला लगा के जा रहे हैं, उसके बाद भी सोच रहे हैं कि ताला मैंने लगाया कि नहीं लगाया। ताला लगा रहे हैं, कई बार उसको खींच कर देख रहे हैं ये लगा कि नहीं लगा। और मतलब बहुत सारे काम, छोटी सी चीज रख करके भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर याद करेंगे, उसी जगह पर चीज रखते हैं। ये तमाम ऐसी समस्याएं वो हो जाती हैं, जिसको आप परिणाम के रूप में क्या क्या हो जाता है,
हमारे कई मित्रों के औरों के प्रश्न जो आते हैं उन प्रश्नों के आधार पर ही हम अगले कार्यक्रम को तय करते हैं। तो उन लोगों के जो प्रश्न आते हैं उनमें कुछ प्रश्न आते हैं भी इसके ओसीडी हमारे को भी है। 3-4 भाइयों ने भी हमारे को पिछले कुछ एक हफ्ता पहले लिख करके भेजा, जब हमने कहा था कि अगला कार्यक्रम इस विषय पर बनाएंगे। तो 2-3 भाइयों ने कहा कि हमारे को इतने इतने वर्षों से हमारे को ओसीडी है। अभी तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा ओसीडी क्या है। तो उन्होंने बताया कि ओसीडी हमारे को है। अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे दिन भर के 2-2, 3-3 घंटे तो केवल इस ओसीडी बीमारी खा जाती है। उसके बाद भी हम चिड़चिड़ापन हमारे भीतर आ जाता है कि क्या करें। तो ओसीडी में उन्होंने परिणाम के रूप में बताया, बोले एक तो हमें डर बहुत लगता है। एक भाई ने बताया, बोले हम हर चीज से फोबिया हो गया, तो डर बहुत लगता है। तो गाड़ी चलाना आती है लेकिन उसके बाद भी हम सोचते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए हम कोई काम कर ही नहीं पाते। फोबिया। एक ने बताया कि हमें एंजाइटी हो गई है इस ओसीडी के चक्कर में। रिजल्ट के रूप में क्या आया, बोले एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई है, हर काम करने से पहले हम घबरा जाते हैं, हर काम करने से पहले घबरा जाते हैं, और घबराते इतना है कि वो काम ढंग से हो ही नहीं पाता। एक भाई ने बताया कि इस ओसीडी का लंबा हमारे भीतर अंतर आया, इतना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा कि हम इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि हम अब्यूजिंग करने लग गए, हम गालियां बकने लग गए। ये इसके लक्षण है ओसीडी के, बताना। इन लोगों ने भी शेयर किए अपने साथ। और एक भाई ने बताया कि हम ऐसे तनाव में आ गए कि हमारे को नींद भी नहीं आती। तो ये ओसीडी के बड़े खतरनाक परिणाम है। तो इन सारे परिणामों से आइए कैसे निजात पाते हैं इस योग के, इस नेचुरल ट्रीटमेंट के द्वारा, इस नेचुरोपैथी के द्वारा, इस एक्यूप्रेशर के द्वारा, इस घरेलू उपायों के द्वारा। आज के इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं एक ओसीडी। दूसरा एक लकवा होता है, लकवा जिसको हम पक्षाघात कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है। एक अर्धांग होता है, आधे अंगों में हो जाता है, एक तरफ हो जाता है। एक पूर्णांग होता है, पूरे शरीर में हो जाता है। एक एकांग होता है, एक किसी अंग का होता है। और बहुत सारे अलग अलग तरीकों के लकवे भी बहुत सारे तरीकों। एक भाई ने लिखा था कि निम्नांग का लकवा है हमारे को। एक भाई ने बताया, अपने दादाजी की परिस्थिति बताई और आज भी वो हैं। उन्होंने कहा, बोले निम्नांग का, बोले कमर के नीचे का सारा भाग उनका जो है सुन्न हो गया, और ऐसा सुन्न हुआ कि अभी किसी में गति नहीं। एक भाई ने, एक बहन जी थी, यही अजमेर की हैं, उन्होंने बताया, बोले उनकी माताजी को स्वर यंत्र का लकवा हो गया। स्वर यंत्र का, बोले उसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आप अगले कार्यक्रम में बताइएगा। तो हम बताएंगे, इसी कार्यक्रम में बता देंगे। एक भाई ने कहा उनकी माताजी को आवाज का लकवा हो गया, उनकी आवाज नहीं निकल पाती। एक स्वर यंत्र का होता है तो आवाज ठीक ढंग से नहीं निकल पाती, और एक आवाज का लकवा हो गया, ओरिजिनल वॉइस खो गई, जैसे भी थोड़ी बहुत निकल रही है। और एक बहन जी ने बताया मुंह का लकवा हो गया, और एक मुंह का लकवा हो गया। मुंह का लकवा हो जाता था तो व्यक्ति हंसता भी है तो उसका मुंह ऐसे टेढ़ा सा दिखता है। और कुछ लोगों को अंगुलियों का और अंगूठे का लकवा हो जाता है, उनका अंगूठा ठीक ढंग से घूम नहीं पाता और उंगलियां ठीक ढंग से चल नहीं पाती, कोई चीज की पकड़ नहीं होती। एक मस्तिष्क का रोग है जिसको हम पार्किंसन कहते हैं। एक मस्तिष्क का रोग है जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। एक मस्तिष्क का रोग है जिसको हम मस्तिष्क के उस रोग को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये भी एक भाई ने हमारे को इससे संबंधित एक जानकारी भेजी कि ये कैसे ठीक हो। इसमें मैंने उनसे पूछा लक्षण क्या है, तो उन्होंने लक्षण भी बताया कि एक तो ऐसी कमजोरी और कंपन और भारीपन और नसों की कमजोरी और मांसपेशियों की कमजोरी लगती है कि कोई भी कार्य हमारा ठीक ढंग से निष्पन्न नहीं हो पाता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक मायोपैथी नाम की एक छोटी सी समस्या होती है, लेकिन ये जब हो जाती है तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, किसी भी आयु में हो जाती है, कई बार छोटे बच्चों में हो जाती है, कई बार बहुत बड़े बुजुर्गों में हो जाती है। ये भी मांसपेशियों की कमजोरी है, इसमें भी मायोपैथी में भी शरीर टेढ़ा सा हो जाता है। एक और भाई ने एक और प्रश्न किया कि सेरेब्रल पल्सी के बारे में बताएंगे, सेरेब्रल पल्सी के से योग से कैसे ठीक हो सकती है। तो सेरेब्रल पल्सी में भी उन्होंने अपने लक्षणों को शेयर किया था। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे दिमाग का ही लकवा आ गया, और वास्तव में इस में होता भी ऐसा ही, इस बीमारी में होता भी सेरेब्रल पल्सी में। पल्सी से पता लग रहा है कि पैरालिसिस से संबंधित बात है। सेरेब्रल का मतलब होता है मस्तिष्क का भाग। सेरेब्रम और सेरिबेलम नाम के मस्तिष्क के परा मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क आदि आदि भागों को कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो उसमें मस्तिष्क की जो मांसपेशियां होती है वो लकवे के प्रभाव में आ जाती है और वो अपना काम करना कम कर देती है। तो सेरेब्रल पल्सी नाम का रोग उसको कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी समस्या आ सकती है, कोई लोग बहरे हो जाते हैं, किसी को आंखों के रोग हो जाते हैं। ये सब
समस्याएं कैसे बचे जाए, सेरेब्रल पल्सी से कैसे बचा जाए। एक है पार्किंसन, आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे हाथ दूजते रहते हैं, कई बार हाथ गिलास पकड़ते हैं या कप पकड़ते हैं या कोई पात्र या कुछ भी पकड़ते हैं तो यूं ऐसे हाथ यूं उनका दूजता रहता है। अक्सर ये समस्या जो आती है ना, वो आती है बड़ी उम्र के बुजुर्गों को, कई बार आजकल तो बहुत कम उम्र वालों को भी आ जाती है, 30-40 के बाद भी आ जाती है। तो इन सब समस्याओं से कैसे बचें। पिछली बार हमने मानसिक रोगों में जाना था, फोबिया, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और हिस्टीरिया, और इसके अलावा जिसको हम कहते हैं एंजाइटी। ये 5 से 6 रोग हमने मानसिक रोगों में जाने थे कि इनके उपचार क्या हो सकते हैं। अब हम जान रहे हैं मस्तिष्क के रोग कितने सारे होते हैं, उनके उपचार क्या होते हैं। मुख्य रूप से ओसीडी बहुत ज्यादा है। हाँ, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या जो जिसको कहते हैं मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस का मतलब याददाश्त की कमी। तो याददाश्त की कमी जिनको है उनके लिए भी क्या क्या चीजें उपयोगी हो सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो आसनों का क्रम हम देखते हैं। तो आसनों में सबसे महत्वपूर्ण आसन 5-7 कौन से हो सकते हैं। वो 5-7 आसनों में सबसे पहले हम एक आसन करेंगे। आज हमारे साथ योग साधक प्रकाश जी हैं। ये प्रकाश जी भी एक अच्छे योग शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है अजमेर में। तो आज हम इनके द्वारा आसन किए जाने के पोस्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आसन जो करते हैं वो होता है शीर्षासन। तो शीर्षासन मस्तिष्क के रोगों को दूर भगाने के लिए, हमें जिसको कहते हैं याददाश्त बढ़ जाए, हमें ऐसी याददाश्त देने के लिए शीर्षासन बहुत आवश्यक है। तो शीर्षासन करने के लिए इस प्रकार से अपनी स्थिति बनाते हैं। आपको कई सारे कार्यक्रमों में हमने शीर्षासन का अभ्यास सिखाया है, बताया है, कई बार आपको बताया है। तो इस शीर्षासन को हम देख रहे हैं। इस प्रकार से शीर्षासन का अभ्यास हम करते हैं और शीर्षासन के अभ्यास को थोड़ी देर हम रोक कर रखते हैं और जिस प्रकार से हमने लगाया था उसी प्रकार से धीरे धीरे वापस आते हैं। इसको, ये शीर्षासन का अभ्यास हमने आपको पिछले कई कार्यक्रमों में शीर्षासन को क्रमबद्ध तरीके से सिखाया है। तो क्रमबद्ध तरीके से जब सीखते हैं तो आपको ठीक ढंग से शीर्षासन का करना आ जाता है। अब हम करेंगे शीर्षासन के अलावा सर्वांग आसन। पीठ के बल हम सीधे लेट जाएंगे। सर्वांग आसन करने के लिए हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटने के बाद अपनी स्थिति इस प्रकार से बनाएं कि पैर हमारे सीधे 90 डिग्री सीधे समकोण की स्थिति में हमारे पैर बिल्कुल आ जाएं और सीधे कर लेंगे और सीधे कर लेंगे इस प्रकार से, थोड़ा और पीछे ऐसे। ये स्थिति हमारी हो जाएगी। तो इस स्थिति को हम कहते हैं सर्वांग आसन। इस स्थिति में भी 5 मिनट तक यदि हम रुकेंगे तो विशेष लाभ होते हैं, यदि हम नहीं रुकेंगे तो विशेष लाभ नहीं होते हैं। आधा मिनट करके वापस आ जाएंगे तो विशेष लाभ नहीं होगा। इसी तरह से धीरे धीरे से वापस आ जाएं, अपने स्थिति को वापस समेट लेंगे, थोड़ा और पीछे हो जाए और नीचे हो जाए। अब हम एक अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है हल आसन। तो हल आसन का अभ्यास आपको थोड़ी देर में स्क्रॉल भी चल जाएगी चैनल के इस स्क्रीन पर। तो थोड़ी देर के बाद आपको ये प्रैक्टिसेस लिखी हुई भी मिल जाएगी और ना भी मिले तो आप इस वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो आपको ये सारे अभ्यास याद भी हो जाएंगे। आप प्रतिदिन करेंगे तो मस्तिष्क के समस्त डिसऑर्डर आपके ठीक हो जाएंगे। हलासन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास को पूरा बाहर फेंक देंगे और धीरे धीरे इस तरह से पैरों को पीछे लगा देंगे और हाथों को बिल्कुल जमीन पर ले आएंगे। इसको कहते हैं हल आसन। इसमें शरीर की आकृति हल के भांति हो जाती है, हल की तरह से। हल, हल किसको कहते हैं? जो खेत में चलाया जाता है, उस हल की भांति इसकी आकृति जब होती है तो ये मस्तिष्क की तरफ हमारे ब्लड का फ्लो जनरेट करता है, क्रिएट करता है, फ्लो करता है मस्तिष्क की तरफ ब्लड को। तो जैसे ही वो होता है तो वैसे ही हमारे मस्तिष्क के भीतर खून की कमी पूरी हो जाती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जब खून की कमी पूरी हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें सप्लाई होता है, तो धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एंड हमारा लेफ्ट ब्रेन जो होता है, लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन का भाग है, ब्रेन तो एक ही होता है लेकिन इसके दो भाग होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट वाला ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पार्ट को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है, नियमित और नियंत्रित करता है। इसीलिए सारे आसन इसमें विशेष उपयोगी होते हैं। इसके अलावा हम जब आसनों के क्रम को देखते हैं तो इसमें एक विपरीत करणी मुद्रा बड़ी विशेष काम करती है, वो भी सर्वांग आसन की तरह ही होती है।
तो विपरीत करणी मुद्रा में आ जाएंगे। इसमें विपरीत सर्वांग आसन को केवल अंदर की तरफ दबा देते हैं, इसको विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। थोड़ा और सीधा कर लेंगे, थोड़ा और सीधा कर लेंगे, इसको विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। वापस आ जाएंगे। इसमें भी 3 से 5 मिनट आपको रुकना चाहिए यदि मस्तिष्क के रोगों में विशेष लाभ चाहिए तो। इस तरह से हमने आसनों के क्रम को बैठे बैठे लेटे लेटे देखा। लेटे लेटे देखने में एक और आसन है जिसको हम चक्रासन कहते हैं। तो चक्रासन को करने के लिए भी दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटनों से मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को गोल घुमा करके हम ऐसे कंधों के ठीक पीछे की तरफ ले जाते हैं, श्वास पूरा भर के और ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे उठाते ही हमारा शरीर चक्र की भांति, अर्ध चक्र और पूर्ण चक्र की भांति दिखने लगता है। तो थोड़ी देर इसमें भी श्वास अंदर रोक करके यदि हम बैठेंगे तो ठीक ढंग से रुकेंगे तो ठीक ढंग से हमारा ये आसन होने लगेगा और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। इसको हम चक्रासन का अभ्यास कहते हैं। चक्रासन, चक्र की भांति शरीर एक अभ्यास। और मत्स्यासन जिसको हम कहते हैं, तो मत्स्यासन का अभ्यास भी हमारे थायराइड सिस्टम एंड हमारे ब्रेन के सिस्टम को, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, इस नर्वस सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। तो ये मत्स्यासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। मत्स्यासन के अभ्यास को इस प्रकार से करते हैं, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे इन्होंने अपनी स्थिति बनाई, कैसे पद्मासन लगा लिया, पद्मासन में अंगूठों को पकड़ लिया, किस प्रकार से अपने गर्दन को ठीक ढंग से घुमा करके और इस स्थिति में लिया है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली की भांति ये आकृति दूर से दिख रही है, इसलिए मत्स्यासन हमारे दोनों प्रकार के रोगों को ठीक करता है, थायराइड के भी और जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं उसको। चलो वापस आ जाएंगे। अब हम बैठ जाएंगे। बैठ करके करने वाले योग आसन, जिसमें हम एक प्रकार का आसन कर रहे हैं दंडासन में बैठ करके। जिस दंडासन में बैठ करके जो हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन, पश्चिम का मतलब होता है पीछे का भाग और उत्तान का मतलब होता है उठाना आसन, यानी स्थिति। श्वास पूरा भर के हाथों को हमने साइड में उठाया और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके आगे की तरफ जैसे ही हम झुके अपने अंगूठों को पकड़ लिया और अंगूठों को पकड़ने के बाद पूरा मस्तिष्क हमारा पूरा फॉरहेड का जो भाग है, सिर का भाग है, वो हमने घुटनों से लगा दिया और घुटनों से लगाने के बाद अपनी कोहनियां ठीक ढंग से हमने लगा दी जमीन से और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ गए। इस तरह से पश्चिमोत्तानासन का हमने अभ्यास किया। ये भी मस्तिष्क के रोगों के लिए विशेष लाभकारी लाभप्रद आसन और स्थिति है। ये हमने आसन किए। इस आसन के बाद आकर के हम बैठे, वापस बैठ जाए, पद्मासन आदि में बैठ जाए, किसी भी एक स्थिति में हम बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद बैठे बैठे का ताड़ासन एक विशेष उपयोगी होता है मन मस्तिष्क की क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए। बैठे बैठे ताड़ासन, श्वास पूरा अंदर भर में अच्छे ढंग से। यदि आप खड़े खड़े भी करते हैं तो अच्छी बात है, खड़े खड़े ताड़ासन किया जाता है तो हमारा मस्तिष्क अच्छा सक्रिय क्रियाशील बन जाता है। और फिर धीरे धीरे हाथों को खोल लें, श्वास भीतर बनाए रखें, रोक कर रखें। फिर से यदि ढीला हो जाए तो फिर से खींच लें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखेंगे, क्योंकि ये मनोदैहिक चिकित्सा है। योग चिकित्सा कहते हैं इसको, योग से चिकित्सा, योग आसनों से चिकित्सा, योग की क्रियाओं से चिकित्सा, मनोचिकित्सा। यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। जैसा व्यक्ति मन में विचार करता है वैसा वैसा वाणी से बोलता है, जैसा बोलता है वैसा काम करता है, जैसा कर्म करता है वैसा हो जाता है। हम अच्छे स्वस्थ होने वाले आसन करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम प्राणायाम की स्थिति को देख रहे हैं। तो प्राणायाम जो मस्तिष्क के ठीक होने के, मस्तिष्क के रोगों को उपचार करने के लिए जो प्राणायामों का अभ्यास होता है, उसमें कौन कौन से प्राणायाम होते हैं। उसके लिए प्राणायामों के अभ्यास में प्रथम जो अभ्यास होता है वो होता है जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम श्वास प्रश्वास प्राणायाम। तो हम बाएं वाले हाथ में जो स्थिति है मुद्रा की, तो थोड़ा सा जूम कर देंगे, इसको देख लें अच्छे ढंग से। जब हमारा ये मस्तिष्क, ये जो हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा जो है, इस अंगूठे का ये ऊपर वाला भाग, ये होता है हमारे मस्तिष्क का भाग। इस मस्तिष्क के भाग को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी 2 आंखें हैं और ये हमारा नाक है
ये हमारा चेहरा है, इस प्रकार से आप देखिए, ऐसे दिख जाएगा। और बाकी का जो बचा हुआ भाग है ये हमारा मस्तिष्क है, ये पूरा भाग हमारा मस्तिष्क। अब ये पहली वाली अंगुली से यदि ये दब जाए तो इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। तो ये लोग मुद्रा लगाते तो हैं, लेकिन वो ऐसे टच करते हैं या ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। आपको मस्तिष्क वाले भाग पर अच्छे ढंग से दबाव देना है, और जैसे ये दबाव देंगे तो मस्तिष्क वाला भाग दबेगा। कभी थोड़ा इधर दे दिया, थोड़ा इधर दे दिया, और बीच में जब रोक कर रखा तो मस्तिष्क वाला भाग दबना चाहिए। ये ध्यान मुद्रा ऐसे ही नहीं है, पूरी वैज्ञानिक क्रिया है, एक्यूप्रेशर से युक्त क्रिया है, मर्म चिकित्सा की एक बहुत अच्छी अनुप्रयोग है, बहुत सुंदर अनुप्रयोग है, सफल प्रयोग है। तो ये हमने बात की इस ध्यान मुद्रा को लगाने की। ये प्राणायाम भी कर रहे हैं तो एक हाथ से आप मुद्रा लगा के रखें, तो आपका मस्तिष्क जो है प्रभावित होगा, उसका रिफ्लेक्स पॉइंट है यहाँ। और जैसे ये प्रभावित होगा तो आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मेमोरी के दोष डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे। और क्या होगा? और होगा आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपको एकाग्रता, जिसको आप कहते हैं कंसंट्रेशन, वो प्राप्त हो जाए, अचीव हो जाए। अब हम अनुलोम विलोम के इस अभ्यास को देख रहे हैं। एक हाथ से आपने, जिसको हम कहते हैं मुद्रा लगा के रखी है, और दूसरे हाथ से हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास अच्छे ढंग से देखें। दूसरे वाले हाथ से हमने अपने हाथों की स्थिति इस प्रकार से बनाने की, दाई नासिका को, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे। दाई नासिका को अंगूठे से हमने बंद कर दिया, और बाई नासिका से जितना भी श्वास भीतर हमारे अंदर था उसको बाहर छोड़ दिया। अब यहीं से भरा बाई नासिका दिल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, then without holding close the right nostril and exhale from right nostril. Close the left nostril, exhale from right nostril. Inhale from right nostril, close right, exhale from left. हाथ को साइड में करके यदि रखेंगे तो हम सामने देख सकते हैं। सभी लोग, सभी दर्शकों को अच्छे ढंग से अनुलोम विलोम समझ में आ रहा होगा। दाई नासिका को, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट वाले से हमने भरा बाई से, और अब जिससे भरा उसको बंद कर दिया, दूसरी वाली से बाहर छोड़ दिया। पूरा बाहर छोड़ना है और पूरा भरना है। ऐसे इसे भरा, और इससे बाहर, फिर इससे भरा, और दूसरे से बाहर। इस क्रिया को पूरे एकाग्रता से यदि हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करें तो हमें कोई मस्तिष्क के रोग होंगे ही नहीं। यदि किसी को है तो आधा घंटा करें, पौन घंटा करें, 10-10 मिनट करके करें, लेकिन प्रतिदिन करेंगे तो जाकर के ये ब्रेन के डिसऑर्डर्स, और जिसको हम कहते हैं स्नायु मंडल के, स्नायु संस्थान के समस्त रोग धीरे धीरे हमारे शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इसको हम भजन के साथ कर सकते हैं, और भजन की पंक्तियों के साथ में एक अच्छा सुंदर सा भजन लगा दें। हमारे इस कार्यक्रम को यदि आप चला करके देखेंगे, इसमें भी हम खूब सारे कार्यक्रमों में भजनों का अभ्यास कराते हैं, कई बार भजन गाते हैं प्राणायाम के दौरान। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। प्रातः काल की उस
शुद्ध वायु में आप बैठे, आंखें बंद करके एकाग्र चित्त, बिल्कुल शांत वातावरण में आप बैठे हुए और भजन चल रहा है, उसके साथ में आप और एक मधुर संगीत आपका कोई मनपसंद चले अथवा भजन चले, अथवा आप शांत इस पक्षियों के कलरव में कहीं बैठ करके करें, लेकिन उस प्राणायाम के दौरान आपका एकाग्रता भंग नहीं हो, आपकी श्वास पूरी लंबी हो। निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। थोड़ा सा उदाहरण के रूप में आपको आज बताया कि भजन के साथ भी आप योग के क्रियाओं को, प्राणायाम को प्रतिदिन कर सकते हैं। कई बार लोग क्या होता है, आधा घंटा नहीं कर पाते, 10 मिनट भी नहीं कर पाते, तो आप अपने मनपसंद कोई संगीत लगा ले, प्रयास करें, स्पिरिचुअल म्यूजिक लगाएं, ओम की ध्वनि लगाएं, गायत्री मंत्र लगाएं, अथवा आपका कोई मनपसंद संगीत हो वो लगा लें। लेकिन आप इसको आधा घंटा करेंगे तो मस्तिष्क के रोगों में लाभ होगा। मैं तो आपको बहाना बता रहा हूं कि लंबा समय आप कैसे करें, नहीं तो ये होगा कि 5 मिनट आप करके छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम से लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्यक्ति को आलस भी बहुत सारा आता है इसको करने। ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बता रहा हूं। अब इसके बाद एक अभ्यास हम करते हैं जिसको हम आभ्यंतर क्रिया कहते हैं। इससे मस्तिष्क में, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाती है, हमारे लंग्स बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं, और जब लंग्स अच्छे होंगे, हार्ट में बहुत अच्छे ढंग से, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो ब्रेन में भी अच्छे ढंग से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। उसको हम कहते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी ने इस प्राणायाम को बताया है, 4 प्राणायाम बताए हैं, आभ्यंतर, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और विषयाक्षेपी। 4 प्राणायामों में बाह्य, अभ्यंतर, ये दूसरे नंबर का प्राणायाम है। तो इस दूसरे नंबर के प्राणायाम के भी प्रयोगों से लोगों ने इस बात को अनुभव किया कि मस्तिष्क के और हृदय के, इन दोनों तरह के रोगों को ठीक करने में ये बड़ा उपयोगी प्राणायाम है। तो आज इस प्राणायाम को भी हम देख रहे हैं। एक बार पहले भी प्राणायाम प्राण योग वाले कार्यक्रम में बताया था, आज फिर बता रहे हैं। इसमें श्वास को हम पूरा भरते हैं। पूरा भरने से पहले हम अपने दोनों हाथों की मुद्राओं को इस प्रकार से लगाते हैं कि अंगूठा दब जाए अच्छे ढंग से। श्वास पूरा भरते हैं और 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 भरते हैं। आपकी जितनी गुंजाइश है पूरी प्रयोग कर लें, सारी क्षमता को प्रयोग करें, और जब पूरा श्वास भर लिया जाता है तो रोक दिया जाता है, भीतर ही रोक दें, जालंधर बंद लगा के, ठोड़ी को कंठकूप से लगा के रोक दे। यथा सामर्थ्य, यथा संभव जितनी देर आप रोक सकें उतनी देर रोकें, और फिर इस जालंधर बंद को खोलकर, अर्थात थोड़ी को ठीक करके, और दाई नासिका को बंद कर ले में, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करें और बाई नासिका से, लेफ्ट वाले से बाहर छोड़ दें। फिर से एक बार देख रहे हैं, श्वास पूरा भरें, इसको आप आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक रोक सकते हैं, आपका जितना सामर्थ्य हो। इसको 2 मिनट से अधिक बिल्कुल नहीं रोकना है, सावधानी के रूप में बता रहे हैं, 2 मिनट से अधिक बिल्कुल नहीं रोकना। श्वास को लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ देंगे। मस्तिष्क के रोगों के लिए योग में हमने जाना अनुलोम विलोम, आभ्यंतर। अब हम भ्रामरी और उद्गीत को जानेंगे। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ये फिर ध्यान का सूक्ष्म और स्थूल अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए,
और योग निद्रा का अभ्यास भी बहुत उपयोगी अभ्यासों में शामिल है मस्तिष्क के रोगों के लिए। योग में सबसे पहले हम भ्रामरी को सीख रहे हैं। आपको ध्यान का अभ्यास, पूरा ध्यान के लिए एक पूरा कार्यक्रम ही हमने चलाया था। उस ध्यान के कार्यक्रम को हमने नाम दिया था ध्यान एक मानसिक स्वास्थ्य। अब हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला जिसको हम कहते हैं भ्रामरी। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम प्राणायाम करने अपनी स्थिति बना रहे हैं। 3 अंगुलियां हमारी आंखों पर लगा रहे हैं और 1 अंगुली हमारी माथे पर लगा रहे हैं। अंगूठों से हम अपने कानों को बंद कर रहे हैं, श्वास को पूरा भर रहे हैं, नासिका से ओंकार की ध्वनि भ्रमर भंवरे की तरह। ये जब पूरा हो जाए तो श्वास फिर से भर के दूसरी बार फिर करते हैं, तीसरी बार फिर करते हैं। 25 से 50 बार यदि आप करेंगे तो एक दिन में विशेष लाभ होगा। अगर आप 5 से 7 बार करेंगे तो 3 से 4 दिन लगेंगे अच्छे महसूस होने में। श्वास पूरा भर के ये 2 बार हमने आपको करके दिखाया। हाथों को नीचे ले आएंगे, इसके तत्काल बाद आंखें नहीं खोलते हैं, ये सावधानी के रूप में आपको बताते हैं। और उद्गीत के इस प्राणायाम को हम करने के लिए फिर से अब ध्यान मुद्रा को इस प्रकार से दबा देते हैं, अंगूठों के ऊपर के भाग को, मस्तिष्क वाले भाग को, और अपने घुटनों पर रख देते हैं। इस ध्यान मुद्रा को लगाकर श्वास पूरा भरते हैं और पहले कम ध्वनि, कम छोटे स्वर में, नीचे के स्वर में ओम का उच्चारण करते हैं। बहुत लंबा इसमें खींचने की हमें आवश्यकता नहीं होती। कई बार हमारे भाई बहन जो नए नए सीखते हैं उनको लगता है कि हम लंबा खींचेंगे तो प्राणायाम होगा। नहीं, जितनी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उतना ही आप चलाएं। इसको बहुत लंबा खींचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस तरह से यदि हम करेंगे तो अच्छे ढंग से इसका अभ्यास हो सकेगा। इसमें आंखें बंद ही रखी जाती है, श्वास भर के पूरा मस्तिष्क पर प्रसन्नता रखें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं बहुत पवित्र हो रहा हूं, मैं शरीर को स्वस्थ बना रहा हूं, मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, मन को, अपनी आत्मा को, सबको स्वस्थ बनाने के लिए इस योग का अनुष्ठान कर रहा हूं। श्वास पूरा भर के मध्यम स्वर से श्वास पूरा भर के अपने इस आज्य चक्र पर, अपने यहाँ पर मन को टिका लेने, इसके भीतर के अंधकार में अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास पूरा भरें। इस प्रकार से दूसरी नासिका से आपका ये जल निकलने लगेगा। और साथ में आप एक रुमाल भी रखें। जब आप रुमाल रखेंगे तो उससे अपने नाक को पोंछ सकते हैं। पहली बार पोंछेंगे, उसके बाद कपालभाति करके इसके भीतर के पानी को निकाल सकते हैं। ऐसे निकालेंगे तो भीतर का कफ तो निकलेगा, लेकिन मस्तिष्क का विशेष अभ्यास भी हो जाएगा। कैसे होगा? फिर दूसरी नासिका में हम लगा रहे हैं इसको। दूसरी नासिका में भी इस प्रकार से फिट कर लेते हैं और मुंह को खोल के रखते हैं, श्वास नहीं लेते। मुंह को जब खोल कर रखते हैं, श्वास को रोक कर रखते हैं, तभी ये दूसरी नासिका से निकलेगा। यदि आप श्वास ले लेंगे तो इस श्वास की नलिका में पानी चला जाएगा, वो बड़ा हानिकारक हो जाएगा। इस प्रकार से आप सावधानियों का भी ध्यान रखें। इस प्रकार से यदि आप प्रतिदिन जल नेति का अभ्यास करेंगे तो मस्तिष्क के और नासिका के, ईएनटी के जितने डिसऑर्डर्स हैं उन सबको ठीक कर सकते हैं। फिर थोड़ा सावधानी के रूप में आपको ऐसे रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको पूरा जल निकालना होता है। और इधर से भी पहले तो रुमाल से आपको पूरा साफ करें और फिर अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर दें, कहीं पानी जमा ना रह जाए, कहीं यहां जमा ना रह जाए।
कहीं यहाँ जमा न रह जाए, कहीं यहाँ जमा न रह जाए। इस प्रकार से यदि करेंगे तो ठीक ढंग से आपका ये अभ्यास होने लगता है, और जब ये अभ्यास होने लगता है तो पूरा जल बाहर निकल जाता है। ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरा जल हमारा बाहर निकल जाएगा। एक बार फिर से आपको इस जल नीति के अभ्यास को करके बता रहे हैं। जल नीति के इस अभ्यास को आप सीखें और अपने घर में करें। बहुत आसान है, इसके लिए बहुत सारे सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। बस थोड़ा सा सावधानी के साथ किया जाता है। इसमें श्वास लेने का क्रम को थोड़ी देर रोका जाता है। इसके थोड़ी देर बाद कपालभाति किया जाता है। बहुत सुंदर। प्रकाश जी हमारे योग साधक भाई प्रकाश जी आपको जल नीति का अभ्यास सिखा रहे हैं। जल नीति का अभ्यास दिखा रहे हैं करके, कितने सुंदर ढंग से एक नासिका से पानी जा रहा है, दूसरी नासिका से पानी बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से यदि जल नीति के अभ्यास को यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारे मस्तिष्क के रोगों के लिए विशेष लाभकारी होगा। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, हमारे ईएनटी के इन्फेक्शंस को ठीक करेगा। अब हम दूसरी नासिका से करके देख रहे हैं। बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय सुशांत जी ओझा साहब इस गर्दन को थोड़ा सा और सीधा कर लें ताकि दूसरे कान से पानी के निकलने का डर ना रहे। ये सब सावधानियों के रूप में आप सबको बता रहे हैं। हमारे अजमेर के प्रतिष्ठित श्रीमान योग शिक्षक सुशांत जी ओझा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भाई प्रकाश जी द्वारा आसनों की सराहनीय प्रस्तुति, बहुत सुंदर। हमारे भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, आपने अच्छा अभ्यास सिखाया, बताया भाई प्रकाश जी। अब हम जल नीति के अभ्यास के बाद जो पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं, मस्तिष्क से, नासिका से पूरे जल को हम बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो पूरा जल हमारा बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद हम सूत्र नीति के अभ्यास को कर रहे हैं। पहले अच्छे ढंग से कपालभाति करके आप पूरा पानी बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं तो होगा ये कि पानी जम जाएगा तो जुकाम हो जाएगा आपको। ये जुकाम भी ठीक करता है, ये आंखों के दृष्टि को भी तेज करता है, मेमोरी को भी तेज करता है, ब्रेन के डिसऑर्डर्स को भी ठीक करता है। इस प्रकार से कैथेटर बाजार से मिल जाएगा, एक बार दिखा दें। ये आपको सामने प्रकाश जी हमारे कैथेटर दिखा रहे हैं, ये बाजार से मिल जाता है। 2 नंबर का 3 नंबर का एक पतला सा कैथेटर होता है। ये भी आपको जहां पर जल नीति का पात्र होता है वहां पर आपको एक कैथेटर मिल जाता है। इसको रबर नीति भी कहते हैं और कैथेटर की नीति भी कहते हैं। इसमें सूत्र भी मिलता है, कॉटन का एक कपड़ा, और उसमें मोम लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से सूत्र को हम अच्छे ढंग से गर्म पानी में धो लेते हैं, और गर्म पानी में धोने के बाद अच्छे साफ सुथरे कपड़े से हम इसको साफ सुथरे कपड़े से इसको हम पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद इसमें सरसों का तेल से इसको भिगो देते हैं। इनके एक हाथ में मैं सरसों का तेल डाल रहा हूं। इस सरसों के तेल में इस नीति को ऐसे रबर को पूरे कैथेटर को हम लगा देते हैं, पूरे अच्छे ढंग से इसको भिगो देते हैं। ऐसे भिगो देते हैं तो ये पूरी सरसों के तेल में भीग जाती है, तो ये कफ के लिए बड़ी अच्छी हो जाती है। कफ को निकाल देने वाली होती है। जिनके कफ ज्यादा, अभी सर्दियों में सबकी नाक बंद हो जाती है, तो कफ जल्दी से निकल जाता है इससे, सरसों के तेल से। तो इस प्रकार से हम इसको भिगो रहे हैं। अब हम इसको एक नासिका से भीतर प्रवेश कराएंगे, इसका जो छिद्र वाला भाग है, और एक इसका खुला भाग है। खुले भाग को बाहर रखेंगे, एक छिद्र वाला भाग है, इसको हम भीतर प्रवेश कराएंगे। धीरे धीरे हम अंदर लेके जा रहे हैं इसको, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। मुंह को थोड़ा सा खुला रखें। जब ये भीतर प्रवेश करते तो बीच में कहीं अटके तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा गोल घुमा देंगे तो आ जाएगी। इसको मुंह से 2 उंगलियां डाल करके आप ऐसे बाहर निकाल दें, और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये धीरे धीरे करके ऐसे चलेगी हल्की सी, और हल्का सा। पहली बार में घर्षण ना करें। पहली बार में, ये तो भाई प्रकाश जी इनको अभ्यास हो चुका है, इसीलिए ये घर्षण कर रहे हैं, आपको इतनी ही सरलता से दिखा रहे हैं।
और फिर धीरे धीरे इसको मुख से बाहर निकाल लेंगे। इसको 3-4 बार हल्का फुल्का चला करके इसको ले आए। अब इसको दूसरी नासिका से भी चला ले जाएं, दूसरी नासिका से इसको फिर से तेल में हम भिगो करके इस प्रकार से अब दूसरी नासिका से हम प्रवेश करा रहे हैं। तो दूसरी नासिका से प्रवेश कराने के लिए धीरे धीरे उसी प्रकार से जैसे एक नासिका से ले गए थे, स्लोली चलेंगे तो आप अच्छे ढंग से इसको प्रवेश करा पाएंगे। कई सारे लोगों के नाक में अटक जाती है तो वो घबराए नहीं, 1-2 बार प्रयास करेंगे वो चली जाएगी, धीरे धीरे करेंगे तो चली जाएगी, ज्यादा जोर ना लगाएं। जैसे ही हल्की सी खांसी आती है तो मुंह खोल करके आपको इसको रबर को बाहर निकाल लेना है। तो आराम से शुरू में कई सारे लोगों का कफ निकलेगा, तो कफ से घबराए नहीं, वो तो कफ जमा हुआ वो तो निकलना ही चाहिए। वही आपको खराश, वही आपको गले की समस्या, वही आपको नाक बंद होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो तो निकलना ही चाहिए। तो कफ को दूर करने के लिए, मस्तिष्क के रोगों में विशेष लाभ डालने के लिए, मानसिक रोगों में भी लाभ होने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं। चलेंगे वापस मुख से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये इसको कहते हैं रबर नेति, इसको सूत्र नेति भी कहते हैं। जब सूत्र प्रयोग होता है तो सूत्र नेति। इसको हम धो लेंगे बाद में। इसको हम इस प्रकार से पानी से अच्छे ढंग से शुद्ध कर लेते हैं अपने पात्र में, इस प्रकार से देखें। और जब ये अच्छे ढंग से शुद्ध हो जाए तो ठीक ढंग से इसको गर्म पानी में आप धो करके अगली बार प्रयोग के लिए फिर से इसको रख देंगे, जिससे कि अगली बार आपको प्रयोग से पहले ही ये चीज शुद्ध मिलेगी। इसके बाद हम करते हैं अच्छे ढंग से कपालभाति खींच कर पूरा श्वास बाहर फेंक करके पूरे अच्छे ढंग से अंदर के जो तेल के तत्व हैं वो तो जमने लगने चाहिए अंदर, और पानी के जितने तत्व हैं वो सारे के सारे बाहर निकलने चाहिए। तो इस तरह से पूरा कपालभाति जब करके हम निश्चिंत हो जाते हैं ताकि अंदर कहीं जल जमा हुआ न रहे। इस प्रकार से हमने जल नेति और सूत्र नेति को सीखा। अब हम तेल नेति और घृत नेति को हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हम पीठ के बल लेट जाएं, आ जाएं पीठ के बल लेट करके। तो जिसके कफ की समस्या ज्यादा है, जिसके कफ की समस्या ज्यादा रहती है, जिनके नाक में कान में समस्या रहती है, तो उनके कानों में भी सरसों का तेल जरूर डालना चाहिए, 2-2 बूंद। और जिनके कफ बहुत ज्यादा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा, तो ये सरसों का तेल 2-2 बूंदें हमें डालनी चाहिए। तो ये हमने 2 बूंद इनके नाक में सरसों का तेल डाल दिया, और अब इस तरफ से भी हमने 2 बूंद नाक में सरसों का तेल डाल दिया। अब हम इनको कह रहे हैं कि खींचो। एक नासिका को ये दबा करके खींच रहे हैं, दूसरी नासिका को भी दबा करके ये खींच रहे हैं। इस प्रकार से जब खींचेंगे तो मस्तिष्क में जाएगा और सारा कफ एकदम से थोड़ी सी देर में आपका छींके आ करके बाहर निकल जाएगा। और यदि हम घृत नेति कर सकते हैं, बादाम रोगन से नेति कर सकते हैं, तो घृत नेति का तरीके होते हैं, घृत को हम यहाँ से डालते हैं और नासिका से पी जाते हैं। और तेल नेति, जब इसमें बादाम रोगन की भी तेल नेति की जाती है, ये भी मस्तिष्क के रोगों के लिए विशेष अभ्यास है। इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, जिसको बादाम रोगन कहते हैं। ये भी हमारे आयुर्वेदिक स्टोरों पर मिल जाता है, स्टोर्स पर मिल जाता है। तो इसके भी कुछ बूंदे हम अपनी नासिका में टपका देते हैं इस प्रकार से, और नाक से अच्छे ढंग से खींच लेते हैं। ये मस्तिष्क में चला जाता है। बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। एक नाक को दबा के खींच देते हैं, दूसरे नाक को भी दबा के खींच देते हैं, थोड़ी देर सीधे और सीधे होकर के थोड़ी देर रोक के रखते हैं। इस प्रकार से हमने आज इस घृत नेति को, तेल नेति को और जल नेति, सूत्र नेति का अभ्यास सीखा और समझा, जाना। अब आप घर में प्रयोग करें, इसको 5 मिनट तक रोक कर रखते हैं। ये मस्तिष्क के रोगों के लिए विशेष अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे करके उठकर बैठ जाएं। अब देखें, एक बार इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक्यूप्रेशर के इस भाग को हम समझ रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर के भाग के लिए अपने पैरों को लाए, कैसे मस्तिष्क के रोगों में एक्यूप्रेशर काम करता है। एक्यूप्रेशर, जिसको हम मर्म चिकित्सा, जिसको हम डीप मसाज कहते हैं, तो एक्यूप्रेशर में कौन कौन से भाग हमारे मस्तिष्क के रोगों में काम आते हैं। तो लेफ्ट वाला पैर लाए, बायां वाला पैर, इस बाएं वाले पैर में जो अंगूठा है हमारा, इस अंगूठे वाले इस भाग को, जिसको हमने पहले भी समझा था कि किस प्रकार से इसमें आंखें
कैसे नाक और कैसे हमारा मुख होता है, ये हमने देख रखा है। ये थोड़ा समझाने की दृष्टि से आपके सामने ये बना दिया ये। और इसके बाद ये वाला हमारा मस्तिष्क का भाग होता है, ये ऊपर ऊपर का। इस मस्तिष्क के भाग को आपको जिम्मी मिल जाती है अच्छे ढंग से बाजार में। ये जिम्मी है, ये लकड़ी की होती है। ऐसे ऐसे हम दबा दें अच्छे ढंग से, जो बर्दाश्त कर सके तीखी, जो बर्दाश्त ना कर सके वो लोग ऐसी थोड़ी मोटी जिम्मी आती है, इस मोटी जिम्मी से आप ऐसे दबा दें। मस्तिष्क का लकवा जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल पल्सी, वो बहुत जल्दी अच्छा होने के लिए एक्यूप्रेशर का बड़ा अच्छा प्रयोग है। बहुत सारे लोगों के ठीक हो जाते हैं यदि आप घर में इन चीजों को करते रहेंगे तो। माइग्रेन पेन भी मस्तिष्क का ही रोग है, दिमाग का सिर के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करता है, जिसको माइग्रेन पेन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको साइड से भी दबाएंगे, साइड का पेन आधा सीसी दर्द, और इधर साइड से दबा देंगे और इधर। रबर नीति बताने की बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत सुंदर। ये तो बहुत सारे लोगों ने तो सीख भी लिया। अब आप लोगों में से कौन कौन करेंगे दर्शकों, थोड़ा सा आप लोग अगली बार से करेंगे अपने घर पे। कुछ लोग करते भी होंगे। सुरेश जी, गौड़ साहब, आप सबको आता भी होगा। अब तो इतने समय हो गया क्योंकि हम दूसरी तीसरी बार चलनीति का अभ्यास सिखाए। इस तरह से आप 5 मिनट तक दबा दें और अच्छे ढंग से मस्तिष्क को। फिर उसके अलावा मस्तिष्क के रोग जितने होते हैं वो अंगूठे के नाखून के ठीक नीचे का इतना इतना भाग, इसको आप इस जिम्मी से, ये जो दानेदार जिम्मी है, इस दानेदार जिम्मी को बाजार से आप खरीद लाए, इस तरह से यूं दबाएं, यूं अच्छे ढंग से दबाएं। मस्तिष्क के रोग जो कि स्नायु मंडल से संबंधित भी होते हैं, और मस्तिष्क के रोग हमारे जिसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे पैर में इस प्रकार से यहाँ पर होती है पूरे में, ये पूरे पैर में यहाँ से शुरू होती है, इस मस्तिष्क से शुरू होती है और पूरी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ चलती है। इसमें 33 वर्टिब्रेस होते हैं, कुछ सर्वाइकल के होते हैं, कुछ थोरेसिक के होते हैं। ऐसे ऐसे दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं। कुछ थोरेसिक के होते हैं, कुछ लंबर के होते हैं, कुछ सैक्रम के होते हैं, कुछ कोकेक्स के होते हैं। ऐसे करके 33 मन के होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में। ये सारे के सारे जितने डिसऑर्डर्स होते हैं सारे ठीक हो जाते हैं। इसको 5 मिनट तक आप दबाएं। ऐसे दूसरे पैर में भी दबाएं, ऐसे ही जिसको हम कहते हैं, लाइए फिर से, जिसको हम कहते हैं दोनों हाथों में भी दबाएं, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में। और फिर ये जो हमारा पैर का गट्टा होता है, इस गट्टे के नीचे अर्धचंद्र के रूप में ऐसे दबा देंगे। ऐसी जिम्मी भी बाजार में मिल जाती है ऐसी, तो इसको पैर के नीचे के भाग में पूरे में दबा देते और इस गट्टे के ठीक चारों तरफ ऐसे चलाएं, ऐसे चला लेंगे, ऐसे दबा देंगे। ये मस्तिष्क के रोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं। जो कार्यक्रम है थीम, उसी थीम से संबंधित है। गट्टे के दूसरा पीछे का भाग है, इसके नीचे भी अर्धचंद्र का भाग है, इसको भी दबा देंगे। ये मास्टर पॉइंट्स होते हैं, मास्टर पॉइंट। इससे बहुत सारे ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं जो बड़ी बड़ी लाखों रुपयों की दवाओं से ठीक नहीं होते। छोटे से बिंदुओं से बस आपको 3-4 मिनट दबाना चाहिए। ऐसे नहीं कि इतना सा दबा के छोड़ दिया। 3-4 मिनट दबाएं इसमें, 3-4 मिनट फिर दूसरे वाले हाथ में, इसी प्रकार से, और फिर हाथ दूसरे हाथों में, फिर लेफ्ट हैंड में ऐसे ऐसे चला लेंगे, ऐसे ऐसे चला लेंगे। उसके अलावा सभी का मुख्य मुख्य भाग, ऐसे ऊपर ऊपर का पॉइंट। अंधकार ज्यादा हो रहा है आपको लग रहा है? ऐसे ऊपर ऊपर के भाग दबा। और क्या करेंगे, ये जो बेल्ट है इनकी, इस बेल्ट को खोलो। इस घड़ी को जैसे खोलेंगे तो यहाँ पर एक घड़ी का बिंदु अपने आप ही परमात्मा ने हमारे बना रखा, उस वाले भाग को हम ऐसे दबा देंगे, ऐसे ऐसे पूरे को ऐसे दबा देंगे। और जब ऐसे दबाएंगे तो अच्छे ढंग से मस्तिष्क के सारे बिंदु दब जाएंगे। अच्छे ढंग से न दब सके तो ऐसे दबाएं, न दब सके तो इस जिम्मी से दबाएं, ऐसे चला, ऐसे चला। जितना आप बर्दाश्त कर सकें उतना उतना चलाएं। इस तरह से यदि करेंगे तो हमारे मस्तिष्क के
समस्त रोगों को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर अच्छे ढंग से हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा लेट करके अपने जिन लोगों को नींद भी नहीं आती, कई सारे लोगों को मस्तिष्क के रोगों के कारण, तो उनकी नींद कैसे ठीक हो सकती है, तो उनके ऐसे पीछे पीठ पर उनको लेटा करके ऐसे अच्छे ढंग से ऐसे हाथों को चला देते हैं। पिछली बार भी आपको बताया था, एक बार एक और योग साधक भाई आए थे, बहन आई थी, उन पर बताया था। और इस प्रकार से हम करेंगे। और ऐसा एक्यूप्रेशर का एक बेलन आता है, इस बेलन को देखें, ऐसे बीचों बीच इसकी स्पाइनल कॉर्ड की जगह इसमें छूटी रहती है, ये स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, तो इसीलिए ये वाला गैप होता है। इस गैप को छोड़ करके ऐसे चलाएं और अच्छे ढंग से चलाएंगे। इससे मस्तिष्क के रोग, प्रमस्तिष्क के रोग, अनुमस्तिष्क के रोग बहुत सारे ठीक हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। कई महीने, कई साल नहीं लगते, कुछ दिनों में हो जाते हैं। तो अपनी भारतीय पद्धतियों को अपना करके हम अपने आप के स्वास्थ्य को फिर से पाएं। आपको यही संदेश इस कार्यक्रम में हम दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के संदेश को आप समझें। और उसके अलावा ऐसा एक हैंड रोलर आता है, इस हैंड रोलर को हम ऐसे चला सकते हैं, इस हैंड रोलर को, और इस प्रकार से सामने देख करके चलाएं। और ये बैक रोलर आता है, इस बैक रोलर को आप ऐसे नीचे रख करके भी ऐसे चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? ऐसे नीचे रख करके अपने हाथों को यूं रख करके यूं चलाएं। अच्छे ढंग से आप रगड़ रगड़ के चलाएंगे तो क्या होगा, आपके हाथों में छिपे हुए शरीर के समस्त भाग, जितना भी पूरा शरीर है, पूरे शरीर के भागों का जो है अच्छे ढंग से एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे हाथ में ये वाला हैंड रोलर भी है, ये भी चला दें। इसके पीछे भी जिमी होती है, इससे भी यूं दबा दें अंगूठों को, इससे यूं दबा दें। इन अंगूठों के साइड के भागों में अखरोट के टुकड़े बांध लेने, 4-5 घंटे के बाद इसको खोल लेने। सफेद टेप आता है, मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। उसके अलावा एक्यूप्रेशर का एक और भाग आता है, ऐसे बॉल होता है, उसको यूं पकड़ करके यूं छोड़ना चाहिए, पकड़ के छोड़ना चाहिए। 50-50 बार करेंगे, आपका मस्तिष्क सक्रिय हो उठेगा, बहुत अच्छा सक्रिय हो जाएगा। उसके अलावा एक अंतिम क्रिया के रूप में बता रहे हैं, जिसको हम पावर मैट कहते हैं। तो इस पावर मैट पर अपने पैरों को इस प्रकार से यूं रख लेते हैं और हम खड़े हो जाते हैं इसके ऊपर। तो जैसे ही हम खड़े होते हैं, तो खड़े होकर के पैरों को ही देख रहे हैं हम, तो खड़े होकर के इस प्रकार से हम चलाएं। इस प्रकार से यदि चला रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे, इस प्रकार से चला रहे हैं। इससे हमारे पैरों के पूरे ही शरीर को एक्यूप्रेशर हो रहा है। ये ऐसे ऐसे करें और धीरे धीरे यदि हमारा सामर्थ्य है तो हम इस पर दौड़ भी सकते हैं। और ऐसे ऐसे चलाएं, एक पैर को रख रहे हैं तो एक पैर को ऐसे बीच में, फिर दूसरे पैर को ऐसे रखें। इसको 5 से 10 मिनट प्रतिदिन चलाएं। ऐसे हम एक्यूप्रेशर के प्रयोग को देख रहे हैं। अब हम जिसको हम त्राटक कहते हैं उसको देख रहे हैं, अंतिम क्रिया आज के कार्यक्रम की। तो सीधे होकर बैठ जाएं, अपने आंखों के ठीक सामने, दृष्टि के बिल्कुल सामने, दीपक को भी कवर करें, इनको कवर करें बस। टेबल आगे रख लेते हैं। बाकी थोड़ा साइड में आना चाहिए, साइड में, उसका साइड में रहता है। तो इस प्रकार से हमारी आंखों के ठीक सामने है। थोड़ा और पीछे हो जाए प्रकाश जी, बस। ये इतना दूरी पर आप एक घी का दीपक जला करके रखें अपनी जो है सामने, बिल्कुल आपकी आंखों की सीध में हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। आंखों की सीध में हमने इस दीपक को रखा हुआ है। तो इस दीपक को जैसे रखा, इसके ठीक सामने की ओर आपने अपनी आंखें टिकाकर, दृष्टि को टिका करके इसका ध्यान किया और बिना पलके झपकाए आप इसको देखने का प्रयास करें, करते रहें लगातार। इससे भी मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं धीरे धीरे। बहुत सुंदर। सुरेश जी यादव साहब ने कहा कि हम रबड़ नीति करेंगे और लोगों का सिखाने का भी पूरा प्रयास करते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। मनीषा जी शास्त्री, भारती जी राजौरिया, प्रणाम। ये हम त्राटक की क्रिया कर रहे हैं ऋषभ जी। तो त्राटक की क्रिया में 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे लगातार देखते रहते हैं और फिर जब आंखें थक जाए, 1 मिनट में थक जाए तो 1 मिनट में थोड़ा सा आंखें बंद करके विश्राम कर लेने, आंखें बंद करके हाथ रख लेने उसके ऊपर, फिर वापस से खोल कर फिर 2-3 मिनट का करें। ऐसे 10-15 मिनट का प्रतिदिन आप त्राटक करेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, आप एक कागज पर आ जाए, वापस आ जाए। आप एक कागज पर एक गोला बना करके, और एक गोला जब बनाने में
तो एक गोला बना करके उस पर भी आप त्राटक कर सकते हैं। ये हमने गोला बना लिया, इस गोले पर बिल्कुल लगातार दृष्टिपात एकदम से आप इस पर देखते रहें। इस पर भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ के अंगूठे पर भी कर सकते हैं। रात्रि काल में आकाश में देखते रहें, किसी एक तारे पर कर सकते हैं, चंद्रमा पर कर सकते हैं। ये त्राटक किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, किसी भी वस्तु का किया जा सकता है। प्रारंभ में आप दीपक का करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, अच्छे ढंग से। ये सरल तरीका है। तो इस तरह से करीब 1.5-2 मीटर तो कम से कम दूरी होनी चाहिए। इतनी दूरी पर आप त्राटक रोज करें, प्रातः काल करें, रात्रि में करें, दोनों समय करें। तो आज के कार्यक्रम को आप सब लोगों ने बहुत सराहा और हमने भी बहुत सारी चीजें आपके मस्तिष्क के रोगों के लिए बताने का प्रयास किया। आप सब दर्शकों का हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस स्वामी न्यूज की, इस पूरे चैनल की टीम का, टेक्निकल टीम का और स्वामी न्यूज पूरे परिवार का सबका धन्यवाद करते हैं। भाई प्रकाश जी, योगी प्रकाश जी, इनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आप धन्यवाद क्या कहते हैं, गुरु जी को होते हुए मैंने सब कुछ सीखा। तो धन्यवाद तो मैं गुरु जी को देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इतना पारंगत किया योगी क्रियाओं के लिए। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करूंगा। मुझे धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। आप सबका बहुत हार्दिक आभार। सभी दर्शक दीर्घा के जितने भी हमारे योग के योद्धा हैं, योग के वीर हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और सबको प्रेरित कर रहा हूँ कि भाई इस योग को फैलाओ, जवानी में युवाओं के सामने इस योग को पहुंचाओ, फैलाओ। नहीं तो फिर गलत चीजों का प्रचार होगा। योग का प्रचार करो, अच्छी बातों का प्रचार करो, तो युवाधान बचेगा, युवाओं का जीवन बचेगा और युवाओं का जीवन बचेगा तो भारत बचेगा और भारत बचेगा तो हम सबका पूरा समृद्ध राष्ट्र बचेगा। इसीलिए आप सब लोग योग का बहुत प्रचार करो, योग करो, कराओ, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, नशों को छोड़ करके आहार पर और पूरे समाज पर ध्यान दें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आज के कार्यक्रम को ओम शांति 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 के साथ पूरा कर रहे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज की प्रस्तुति योग व स्वास्थ्य स्वामी पेज व यूट्यूब चैनल पर हर शुक्रवार शाम योगाचार्य हेमंत कुमार आर्य के साथ स्पॉन्सर्ड बाय प्योर लिफ्ट गेट्स वेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। वाकई ये एक बहुत एक अनूठा प्रयोग है अजमेर के लिए, एक बहुत नया एडवेंचर है स्मार्ट सिटी के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हर दृष्टि से इसका उपयोग है। पर्यावरण तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ही, पर्यावरण की रक्षा तो इससे होती है, लेकिन उससे अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सब्जियाँ आज मार्केट से खाते हैं उनमें 100% सब्जियों में जो है कीटनाशक डाले जाते हैं और वो अल्टीमेटली हमको नुकसान करते हैं। अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरह का प्लांट अजमेर में ये यूनिट लगी है तो अब इसका लोग उपयोग भी कर पाएंगे। ऐसा इस प्लांट को कहीं लगाया जाए तो उससे हम कितना कमा सकते हैं। तो मतलब न केवल ये डोमेस्टिक इसका उपयोग है बल्कि कमर्शियल उपयोग भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डेली रूटीन की जो सब्जियां हैं वो यहाँ आसानी से उगाई जा सकती हैं। अच्छा, रहा सवाल जगह का, कम से कम जगह में इसको लगाया जा सकता है। बालकनी में लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में आप एक छोटी सी दीवार खाली पड़ी है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो न केवल शोभा भी देगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी है नहीं, मेंटेनेंस बिल्कुल है नहीं, पानी गिरता नहीं है, तो साफ़ सुथरा रहता है, मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आके देखें, एक बार टेस्ट करके देखें। हमारे यहाँ की सब्जियाँ तैयार है, बिल्कुल बिकने के लिए भी तैयार है सारी। सामने पालक है, लेट्यूस है, अपना जुकीनी, पुदीना, ये सभी तैयार हो चुका है। और अपने सामने आए और उसी वक्त हाथों हाथ तोड़ के हम सब्जी देंगे सब जिसको भी चाहिए।
अभी हमने पुलिस लाइन में 2-3 सेट लगाए हैं इसके, वहाँ अच्छी ग्रोथ आ रही है। केगल में 2 सेट लगे हुए हैं हमारे, ब्यावर में हमने इंस्टॉल किया है, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है। टमाटर लगाए हैं हमने वहाँ पे, टमाटर और जुकीनी। और ये देखिए आपके सामने कितनी शानदार ग्रोथ है।